11 मार्च 2024 को सीएए के लागू हो जाने के बाद देश के तमाम लोगों में एक उथल पुथल सी मच गई कि इस सीएए से क्या होगा। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे थे और उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो तरह तरह की चीज़ों से अपने जवाबों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों के मन में ये सवाल था कि इस सीएए से आखिर किन लोगों को नागरिकता मिलेगी। वहीं कुछ लोगों के दिल में सवाल ये था कि क्या इस सीएए के आने से कुछ विशेष वर्ग के लोगों की नागरिकता छिन जाएगी। ख़ासतौर से मुसलमान वर्ग के अंदर एक काफ़ी डर बैठा हुआ था कि इस सीएए के आने से उनके साथ क्या होगा। इन तमाम सवालों का जवाब देना बेहद ज़रूरी था और ये भी जानना था कि आखिर सीएए है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका जन्म कहाँ से हुआ, ये समस्या कहाँ पैदा हुई और आखिर इस सीएए के आ जाने से होगा क्या। इसके साथ साथ ही बहुत सारे और सवाल थे जो जुड़े हुए थे एनआरसी और एनपीआर से कि एनआरसी क्या चीज़ है, एनआरसी होगी या नहीं होगी, एनपीआर क्या है और एनपीआर जब होगा तो वो हमें कौन कौन से कागजात होंगे जो दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इन तमाम समस्याओं को लेकर, इन तमाम सवालों को लेकर एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और इसमें कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम सवालों को समेटा जाए जो सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं और उनका जवाब दिया जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ये समझें कि आखिर सीएए की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका इतिहास क्या है, क्योंकि बिना इतिहास में गए हुए हमें ये समझ ही नहीं आएगा कि सीएए है क्या। अगर हम देखें तो ये कहानी या इस समस्या की शुरुआत असल में हमारे देश भारत के असम राज्य से है। असम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बड़ी तादाद में बांग्लादेश से लोग यहाँ पर आए हैं और बांग्लादेश में जो लोग आए हैं उसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है कि वो कहाँ से आए और कैसे आए। असम जो आज का असम है वो कल का बांग्लादेश था। असम के अंदर चाय के बागान हैं और तेल के भंडार हैं। इन चाय के बागानों और तेल के भंडारों में काम करने के लिए बड़ी तादाद में लोग जो आए और उन्हें अंग्रेज़ों ने बाकायदा काम पर लगाया गया। लेकिन ये लोग यहाँ पर आए तो ज़रूर, लेकिन इन्होंने अपनी भाषा, अपनी पहचान, अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति को बरकरार रखा। वहीं दूसरी ओर असम के जो जनजातीय लोग थे, जो कबीले के लोग थे, उनका मानना ये था कि इन बाहरी लोगों के आ जाने से उनकी अपनी पहचान को ख़तरा बना हुआ है और वो इसे ख़तरे के रूप में देखते थे। उन्हें लगता था कि जो हम यहाँ के जो मूल निवासी हैं, इनके आ जाने से हमारी तहजीब पर असर पड़ रहा है, हमारी भाषा पर असर पड़ रहा है, हमारी संस्कृति पर असर पड़ रहा है। ये समस्या चलती रही। एक समय आया जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के समय बड़ी तादाद के अंदर बांग्लादेश से बहुत सारे लोग, जो बंगाल था उसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तान की तरफ गए और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान की तरफ आए। ये पलायन चलता रहा, ये आदान प्रदान 1947 में खूब आसानी से चलता रहा। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो एक खुला ओपन बॉर्डर है जहाँ पे कोई तार बाड़ नहीं थी, किसी तरह की रोक टोक नहीं थी, या ये हम ये कह सकें कि इतना लंबा बॉर्डर था जहाँ पे उसकी सुरक्षा करना, लोगों को रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। 1947 के बाद देश में जिस तरीके से ये अप्रवासी जो दूसरे लोग थे जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे, इनको बीच में रोकने का काम किया जाने लगा कि इसको रोका जाए, इन लोगों का कंट्रोल किया जाए ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे देश के अंदर कितने लोग मौजूद हैं। ये समस्या अपनी जगह पर बनी हुई थी बंगाल की, असम की और वहाँ के लोगों की। 1947 के बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या को समझा कि अगर हम जो बाहर से आ रहे हैं लोग, इनको अगर नहीं रोकेंगे या इनकी हम पहचान नहीं करेंगे तो वास्तव में जो जनजातीय लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी असीमता को, उनकी पहचान को ख़तरा हो सकता है, उनकी तहजीब को खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने 1951 के अंदर एक चुपचाप एक एनआरसी करा ली, या हम ये कहें कि मोटे मोटे तौर पर वहाँ के रहने वाले जो नागरिक थे उनका एक तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लिया या उनका एक रेफरेंसिंग बना के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया कि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहानी शुरू होती है आगे, जब बंगाल के अंदर जो ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर लग रहा था, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उथल पुथल मची
और वहाँ पर जो राजनीति थी पाकिस्तान की वो गरमाई, और शेख मुजीबुर रहमान ने जब अपने आप को ये साबित करा कि वो अलग से अपना एक देश बनाएंगे, तो पाकिस्तान ने उनके खिलाफ एक सर्च नाइट ऑर्डर पास कर दिया और बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन बांग्लादेशियों के साथ जेनोसाइड किया गया। माननीय प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी ने उसमें शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया, और बड़ी तादाद के अंदर ये जो बांग्लादेशी लोग थे अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आए। ये घटना है 25 मार्च 1971 की। 25 मार्च 1971 में बड़ी तादाद के अंदर लोग हमारे देश में आए। एक अनुमान के अनुसार ये भी कहा जाता है कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे हिंदुस्तान में आए। बाद में जब वहाँ पर मामला पूरी तरीके से शांत हुआ तो लगभग बड़ी तादाद में लोग वापस भी चले गए। लगभग 90 लाख लोग वापस चले गए। 10 लाख लोगों का मानना ये था कि वो शायद हिंदुस्तान ही रह गए। इस समस्या के बाद ये समस्या चलती रही, लोगों के बीच में इस तरह का सामना था कि इन लोगों के, बाहरी लोगों के आ जाने से कहीं हमारे ऊपर एक बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। लेकिन असल कहानी की शुरुआत होती है 1977 की। 1977 के अंदर जब इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो जनता पार्टी थी वो चुनाव जीत कर आई, और जनता पार्टी के साथ 4 घटक थे, जिसमें एक घटक था, एक पार्टी थी जनसंघ। जनसंघ जो आज के समय में जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं। इस जनसंघ ने जब असम में चुनाव लड़ा तो उसने ये अच्छे से भाप लिया था कि एक मुद्दा है बाहरी बनाम मूल निवासी, या ये कह सकते हैं शरणार्थी बनाम मूल निवासी, और उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी बाखूबी से वहाँ के लोगों को उठाया, और वो ये जानते थे कि अगर हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो जो यहाँ का मूल निवासी है वो हमारे पक्ष में आ जाएगा, और ऐसा हुआ भी। जनता पार्टी बड़ी अच्छी तादाद से वो जीती और देश के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद 1978 के अंदर उसी असम के एक क्षेत्र था जिसका नाम था मंगलडोई, संसदीय क्षेत्र था। इस मंगलडोई में उपचुनाव हुआ, और जब ये उपचुनाव होने लगा तो असल शुरुआत जिसे हम कहते हैं CAA NRC की यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से एक कहानी एक टर्निंग पॉइंट पर चली जाती है कि इस मंगलडोई क्षेत्र के अंदर जब उपचुनाव की बात होने लगी तो जो वोटर लिस्ट थी, उस वोटर लिस्ट का जब आकलन किया गया, और चूँकि केंद्र में जनता पार्टी थी, जनता दल था, तो इस जनता पार्टी की वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट दी, वहाँ के तमाम लोगों जो इलेक्शन थे उन्होंने रिपोर्ट दी कि 1971 के चुनाव में और 1978 की इस वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा अंतर नए वोटरों का शामिल हो गया है। जब ये बात आम हुई तो इसका नतीजा ये निकला कि वहाँ के बड़ी तादाद में जो जनजातीय लोग थे, आदिवासी लोग थे, उन्हें लगा कि कल तक तो ये हमारे साथ उठ रहे थे, बैठ रहे थे, हमारे साथ थे, हमारी तहजीब में, हमारी संस्कृति में असर डाल रहे थे, अब ये हमारे साथ राजनीति में भी असर डाल रहे हैं, और इस राजनीति की वजह से, इनके बड़ी तादाद में वोटर लिस्ट में शामिल हो जाने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत दूर चले जाएं, हम बहुत पिछड़ जाएं और राजनीतिक रूप से भी हम अधूरे रह जाएं। ये बात सिर्फ जब लोगों के दिलों में घर कर गई तो उन्होंने सीधी सी एक मांग शुरू कर दी कि ये जो मंगलडोई का इलेक्शन है वो तब होगा जब इसमें बड़े हुए वोटरों को काटा जाएगा। बड़े हुए वोटरों का मतलब जो अप्रवासी लोग हैं, जो बाहर से विदेशी लोग आए हुए हैं, जो बंगाल और दूसरी जगह से, दूसरे देशों से इस जगह पर आए हुए हैं और उन्होंने किसी तरीके से अपना वोटर लिस्ट में नाम शामिल कर लिया है, जब तक इन वोटर लिस्ट से इनका नाम जांच पड़ताल करके इनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जाएगा, तब तक हम मंगलडोई का चुनाव नहीं होने देंगे। बाकायदा एक दिन का सांकेतिक हड़ताल हुई, प्रदर्शन हुआ, और उनकी 3 डिमांड थी कि वोटर लिस्ट से इन लोगों का नाम डिलीट किया जाए, इन लोगों को डिपोर्ट किया जाए, यानी यहाँ से इन्हें वापस इनके देश भेजा जाए, और जब तक ये अपने देश नहीं जाते तब तक इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। डिटेंशन सेंटर शायद उस वक्त के लिए अपने आप में एक अजनबी बात थी, लेकिन फिर भी एक कानून था कि डिटेंशन सेंटर में रखा जाए इन लोगों को। इस 3 मांगों को लेकर, 3D इसको बोला जाता था, इन 3 मांगों को लेकर तमाम वहाँ के लोग अड़े रहे, लेकिन चुनाव हुआ, उनकी बात नहीं मानी गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से जब बात कही तो उन्होंने कहा कि इतने कम समय के अंदर हम वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटा सकते और हम नई वोटर लिस्ट तैयार नहीं कर सकते। जनता दल की सहमति थी, क्योंकि जनता दल इन बाहरी लोगों के मुद्दों पर आई थी,
तो कहीं लगा कि हम शायद इस चुनाव के बाद वापस इस मामले को हल कर सकते हैं, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ और ये मुद्दा पूरी तरीके से रहा। उसके बाद केंद्र के अंदर जनता दल की सरकार गिर गई और सेंटर में कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार आ गई। जब कांग्रेस की सरकार आई तो ये मुद्दा जो बाहरी मुद्दा था ये एक तरीके से ख़त्म होता जा रहा था, लेकिन ये मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ। वहाँ के जो आदिवासी लोग थे, जो वहाँ की ख़ास तौर से जो स्टूडेंट लोग थे, विद्यार्थी लोग थे, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत बाखूबी तरीके से उठाया। बड़ी तादाद में इस मुद्दे को उठाया कि हम बाहरी लोगों को यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ख़ास तौर से उनकी डिमांड ये थी कि जो वोटर लिस्ट में इनका नाम शामिल हो रहा है, ये वोटर लिस्ट से नाम इनका कटना चाहिए। धीरे धीरे ये मुद्दा गर्माता रहा और वहीं जो वहाँ की जो लोकल संगठन के लोग थे वो एकजुट होते रहे और बड़ी तादाद के अंदर ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। और इसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पे एक आसू नाम से एक संगठन पूरी तरीके से तैयार हो गया असम के अंदर। इस आसू संगठन ने, जिसको ऑल असम स्टूडेंट परिषद के नाम से कहा गया, ये पूरा संगठन जो था वो आगे आया कि हम बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं इसके साथ एक और संगठन जिसको अगप्पा कहा जाता है वो भी इसके साथ आ गया। इस असम गण परिषद के नाम से ही आया। इसने भी ये कोशिश करी कि हम बाहरी मुद्दे को पूरी तरीके से उठाएं और जो बाहरी विदेशी लोग आए हुए हैं इनको हम यहाँ से भगा दें या इनको हम यहाँ से हटा दें। चुनाव आया। चुनाव के अंदर जो असम विधानसभा थी उसके अंदर जनता पार्टी का वजूद आया। जनता पार्टी जीत कर आई और लगा कि ये समस्या हल हो सकती है। लेकिन केंद्र में जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। उस कांग्रेस की सरकार ने वहाँ की असम की जो सरकार थी, जो जनता दल की सरकार थी, उसको हटा दिया, उसको गिरा दिया आर्टिकल 356 का सहारा लेते हुए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। जब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया तो इसका नतीजा ये निकला कि वहाँ के लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं हमारी बातों को अनसुना करा जा रहा है, हमारी बातों को अनदेखा करा जा रहा है। और इसको लेकर इंदिरा गांधी के प्रति बड़ी तादाद में लोगों के अंदर रोष पैदा हो गया। बहुत गुस्सा लोगों के अंदर आया कि इंदिरा गांधी जी हमारी बात नहीं सुन रही है, सेंटर हमारी बात नहीं सुन रहा है। ये आंदोलनकारी, ये प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में एकजुट होते चले गए और इनके एकजुट होने से असम के अंदर जो असम की जो राजनीति थी वो बहुत गर्माती जा रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब असम के अंदर जब दोबारा से इलेक्शन होना था संसदीय क्षेत्र का, तो इन तमाम आंदोलनकारियों ने ये आह्वान कर दिया कि असम की किसी भी सीट पर कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। और ये हुआ भी कि वहाँ के मौजूदा डीजीपी ने कहा कि नहीं, जिस तरीके से माहौल ख़राब है हम असम के अंदर चुनाव नहीं करा सकते। और असम के अंदर चुनाव नहीं हुआ। 12 की 12 वो 14 की 14 सीटें जो थी वो संसद की 14 की 14 सीटें खाली रहीं और इंदिरा गांधी जो है पूरे देश में चुनाव लड़ा। उन्होंने पूरे देश का चुनाव था, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उन्होंने उन 12-14 सीटों से कोई इतना बड़ा असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन उस असम के अंदर उन संसदीय सीटों का जो खाली रहना था वो ये बात का सबूत था कि वहाँ के प्रदर्शनकारी, वहाँ की जो डिमांड करने वाले लोग हैं वो कितने मजबूत और कितने सक्षम हैं और ये समस्या कितनी बड़ी है। इंदिरा गांधी जी को लगा कि नहीं, हमें इस पर चुनाव कराना चाहिए और इंदिरा गांधी जी ने चुनाव को लेकर बड़ी तादाद के अंदर अपनी मनमानी चलाई और वहाँ पर पूरी सेना की फोर्स लगाकर असम के अंदर चुनाव कराया इन संसदीय क्षेत्र में। जब संसदीय क्षेत्र पर ये चुनाव हुआ तो वहाँ के लोगों में और गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा पनप गया कि इंदिरा जी ने ये ज़बरदस्ती काम कराया और हम लोगों को बिल्कुल सुना ही नहीं जा रहा, हमारी बात को इग्नोर किया जा रहा है। तो वहाँ के बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए और एक लीली के नाम से एक गांव है, लीली गांव, वहाँ का जेनोसाइड नाम से, जेनोसाइड जिसे दंगा कहा जाता है, लीली गांव का वो दंगा अपने आप में भड़का। वहाँ के बहुत सारे आदिवासी लोग इकट्ठे हो गए और जो बाहर के लोग आए थे उन पर उन्होंने हमला कर दिया। कहा यह भी जाता है कि इस दंगे में, इस हमले में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 2,000 लोगों की जान चली गई। ये बात अपने आप में साबित करती है कि वहाँ के लोगों में कितना गुस्सा था इस बात को लेकर। इंदिरा गांधी जी समझ गई कि अब ये मसला केवल बातों से हल नहीं होगा, इसके लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा। और इंदिरा गांधी जी ने फ़ौरन एक कानून बनाया जिसको IMDT के नाम से कहा गया कि इसके तहत जो अप्रवासी लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको
उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और उनको यहाँ से हटाया जाएगा। ये आईएमडीटी क्या था? आईएमडीटी के अंदर ये था कि जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं उनकी एक जांच होगी। इसके अंदर कुछ कमियां थी और कुछ कमियों की वजह से ये कानून उतना सक्षम नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। क्योंकि इसके अंदर ये था कि इसके अंदर एक तो फीस कर रख दी थी कि जो शिकायत करेगा कि ये बाहरी आदमी है उसे 25 रुपये अदा करने होंगे। उस वक्त ये फ़ीस 25 रुपये बहुत ज़्यादा थी। वहीं दूसरी ओर जो शिकायत करता होगा वो जिसकी शिकायत करेगा उससे उसके आसपास का होने वाला होना चाहिए, जिसकी मैक्सिमम दूरी 3 किलोमीटर की रखी। साथ ही साथ पुलिस को ये था कि वो किसी भी ऐसे आदमी को सर्च नहीं कर पाएगा, उसको कहीं अरेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस कानून के, इस लचीले कानून की वजह से वो आईएमडीटी इतना कामयाब नहीं हो पाया। जहां बड़ी मुश्किल से कोई एक आध शिकायतें होती भी थी तो कानून की आड़ में वो अपना मकान आगे पीछे कर लिया करते थे, बदल दिया करते थे, जिसकी वजह से वो 3 किलोमीटर के दायरे से दूर हो जाते थे। और आईएमडीटी के कानून की जो ग्रोथ रेट है, जिसमें ये कहा गया कि भाई कितना सक्षम हो सकता है, कितना कामयाब हो सकता है, वो कोई कामयाब नहीं हो पाया। 0.5% भी वो लोगों को ट्रेस नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया कि कौन से बाहरी लोग हैं और कौन लोग हमारे देश के, हमारे आंतरिक लोग हैं। और जब इसकी ठीक से बात नहीं हो पाई तो उन लोगों को लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ एक बड़ा मामला है, खिलवाड़ है, जो आईएमडीटी के नाम पर, एक कानून के नाम पर हमसे खिलवाड़ किया जा रहा है। का समय ऐसे ही धीरे धीरे गुजरता गया और जो असम के जो आंदोलनकारी थे वो और बड़ी तादाद में इकट्ठे होते रहे। वहाँ के लोगों में इस तरह का मामला पूरी तरीके से पनपता रहा कि हमारे बाहरी लोगों की वजह से हमारे जो संस्कृति, हमारी जो तहजीब है उसको ख़तरा बना हुआ है। 1985 के आते आते इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया। आपको सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें समझ में आ गया कि असम का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर है। राजीव गांधी जी को ये पता था कि देश के अंदर 2 राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पूरे तरीके से ज्वलंत बने हुए हैं, पूरे तरीके से लिए देश के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं, एक ख़ास तौर से पंजाब और दूसरा असम। तो राजीव गांधी जी ने सबसे पहले पंजाब की समस्या को हल करा, पंजाब के लोगों के साथ समझौता करा। उसके बाद उन्होंने इन्हीं असम के लोगों के साथ बैठकर, असम के जो लोग थे उनके साथ बैठकर एक समझौता करा जिसको असम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है 1985 के अंदर। ये एक त्रिपक्षीय समझौता था जिसके अंदर केंद्र की सरकार थी, असम की सरकार थी और वहाँ के आंदोलनकारी थे। तीनों लोगों ने मिलकर एक समझौते के तहत जो है वो हस्ताक्षर करा जिसको असम समझौता कहा जाता है। असल में जैसे मैं कह रहा था कि असम के जो लोगों की जो डिमांड थी वो थी क्या? एक तो ये थी कि वो कहते थे कि हम जो लोग, जो बाहरी लोग हैं, उनकी पहचान 1951 के रजिस्टर से की जाए जो हम नेहरू जी ने बनाई थी। लेकिन इंदिरा जी, जैसे मैंने बताया कि इंदिरा जी इस बात पर इन आंदोलनकारियों से जब बात कर रही थी तो वो अड़ी हुई थी कि नहीं, मैं इस मामले को नहीं मानूंगी 1951 का, क्योंकि 1971 के अंदर इंदिरा जी ने शेख मुजीबुर रहमान के साथ जाकर एक समझौता करा था, जिसके ढाका वो गई थी। उन्होंने वहाँ जाकर बाकायदा समझौता करा था कि 25 मार्च 1971 से पहले पहले जो भी भारत के अंदर आया है वो भारत का निवासी रहेगा, भारतीय होगा, तो हम उसको शरण देंगे, हम उसे रखेंगे और भारतीय नागरिक के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। जब ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता हो चुका था तो वो कहती थी कि इस समझौते को हम कैसे काटेंगे, ये कटेगा नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौते का सम्मान है, अगर मैं इसे हटाती हूँ तो ये गलत हो जाएगा। वहीं जो हमारे प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी थे, उनका कहना यह था कि नहीं, 1951 का ही मामला बना रहेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने इसकी समस्या का हल निकाला और उन्होंने कहा ना 1951, ना 1975, ना 1971, ऐसा करते हैं एक बीच का रास्ता निकालते हैं। और उन्होंने रास्ता निकाला कि जो असम समझौता हुआ उसके अंदर उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 1966 के अंदर तक जो भी लोग हमारे देश के अंदर आ गए हैं वो हमारे देश के नागरिक होंगे। 1 जनवरी 1966 के बाद से लेकर 25 मार्च 1971 तक जो लोग आए हैं उनको हम बाई रजिस्ट्रेशन करके उनको हम देश की नागरिकता दे देंगे। 10 साल तक वो लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, 10 साल के बाद उनको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा और उसके अलावा उन्हें तमाम जो एक नागरिक को सुविधाएं मिलती हैं, इवन यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो पासपोर्ट तक होता है वो भी दे दिया जाएगा, जो 1966 के बाद, 1 जनवरी 1966 के बाद से लेके 25 मार्च 1971 के बीच में जो लोग आएंगे उनके बीच के लोगों को हम वोट देने का अधिकार 10 साल बाद दे देंगे उनका रजिस्ट्रेशन करके। और तीसरे वो लोग हैं जो 25 मार्च 1971 के बाद आए हैं, उनको यहाँ से
उनका वोटर लिस्ट से नाम काटा जाएगा और उनको इससे वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि असम के अंदर 3 लोगों की कैटेगरी बन गई। एक जो 1 जनवरी 1966 से पहले आए, नंबर 2 जो 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच के लोग, और नंबर 3 वो लोग जो 25 मार्च 1971 के बाद आए थे। इन 3 लोगों की जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी थी कि ये इनकी जांच पड़ताल करके इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और जो लोग बाद में आए हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए और जो बाद में नहीं आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए और जो पहले से मौजूद है उन्हें भारतीय मान लिया जाए। लेकिन इसको ज़मीन पर उतारना इतना आसान काम नहीं था। ये आसान काम नहीं था। इधर राजीव गांधी जी बहुत सारी समस्याओं में घिरे हुए थे। आपको मालूम होगा कि एक तरफ हमारे यहाँ से तमिल मामला बना हुआ था, श्रीलंका से बहुत बड़ा मामला तमिल के बीच में हमारे बीच में एक डिस्प्यूट बना हुआ था तमिल का, वो उसमें भी उलझ गए थे। समय के साथ साथ वक्त गुजरा और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस और इतना जो ध्यान देना था असम के मुद्दे पर वो उतना ध्यान नहीं दे पाए। वहीं दूसरी ओर अभी भी जो IMDT कानून था वो लागू था, वो चल रहा था। लेकिन असम अकॉर्ड में एक और बात हो गई थी कि हम IMDT कानून को ख़त्म करेंगे और इसके अलावा इसके बदले एक दूसरा कानून फॉरेनर ट्रिब्यूनल लाएंगे जिसके अंदर इन विदेशी लोगों की, इन अवैध अप्रवासियों की जांच पड़ताल होगी। हमारे जो सर्बानंद सोनोवाल थे, इन्होंने एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली। इन्होंने भी IMDT के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार किसी भी तरीके से इस पर काम कर रही हैं, इस पर ढील बरत रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। 2005 के अंदर कोर्ट ने ये माना कि बिल्कुल ठीक है, IMDT की वजह से जो काम होना था अप्रवासियों के ऊपर वो नहीं हो पा रहा है और इसमें कई कमियां हैं। और कोर्ट ने ये मानते हुए इसको अल्ट्रा वायलेट कर दिया, यानी इसको बिल्कुल शून्य कर दिया। जिस दिन से ये लागू था उसी दिन से ख़त्म हो गया। अब फॉरेन ट्रिब्यूनल के अंदर अप्रवासी लोगों का केस चलेगा। वहीं 2005 के अंदर जब ये मुद्दा आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम अकॉर्ड के जो लागू होने की संभावना है वो और ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने कहा कि असम अकॉर्ड के तहत जो 3 बातें हैं, जिन 3 कैटेगरीज हैं, उनकी जांच की जाए। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस पर काम करेंगी, इस बात को उन्होंने कहा। 2005 के अंदर तरुण गोगोई की कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने इस और ध्यान इतना नहीं दिया कि जितना होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में NRC कराने की कोशिश करी कि हम एक NRC कराते हैं पायलट की तरह से, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जिससे कि आसानी से NRC हो सके, लोगों की जांच हो सके। 2010 के अंदर जब उन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 ज़िलों में NRC की बात करी तो पूरे असम के अंदर हंगामा हो गया। बड़ी तादाद के अंदर दंगा फैला, बड़ी तादाद में लोग मारे गए, आगजनी हुई। ऐसा लगने लगा कि शायद असम में NRC होना अब संभव नहीं है और इसको लेकर NRC को रोक दिया गया 2016 तक, 2015 तक। 2015 से पहले एक और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका गई कि दोनों सरकारें जो हैं वो पूरी तरीके से विफल हैं NRC को कराने में। 2014 के अंदर जो याचिका गई थी उस पर 2015 के अंदर एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिया कि ठीक है, ऐसा लगता है कि सरकारें जो है किसी तरीके से NRC कराने में सक्षम नहीं है, विफल हो रही हैं, तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट ही इसका जो है वो NRC कराए। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में 2015 के अंदर दोबारा से असम के अंदर एक और NRC शुरू हुई। ये NRC 2019 तक कंप्लीट हुई और वहाँ के लोगों ने भी भरोसा दिखाया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आ जाने की वजह से शायद ये साफ़ तरीके से जो है NRC होगी, अच्छे तरीके से NRC होगी। लेकिन जब ये NRC हुई तो इस NRC के अंदर जो लोगों के रजिस्ट्रेशन का जो मामला चल रहा था, जो लोगों के भारतीय होने का मामला चल रहा था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आया। लगभग 19 लाख लोग, बहुत सारी ड्राफ्टिंग हो जाने के बाद, बहुत सारे काम हो जाने के बाद, बहुत सारी पारदर्शिता को अपनाने के बावजूद वहाँ के 19 लाख लोग भारतीय नागरिक होने से बाहर हो गए। उसकी बजाय चाहे जो भी रही हो, डॉक्यूमेंटेशन की कमी रही हो, पारदर्शिता की कमी रही हो, या और बहुत सारे मामला रहे हों, लेकिन 19 लाख लोगों का मसला बहुत बड़ा मसला था। और ये मसला ऐसा खड़ा होकर आ गया, इस 19 लाख लोगों के अंदर जो लोग बाहर हुए उसमें बहुसंख्यक लगभग 12 लाख थे और जो अल्पसंख्यक थे वो लगभग 7 लाख के आसपास थे। इतनी बड़ी समस्या को हल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। इसी समस्या को देखते हुए 2003 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक CAA का कानून, जो कि केंद्र के अंदर NDA की सरकार आ गई थी, तो NDA की सरकार ने 2003 के अंदर CAA कानून पास करा, जिसके तहत उन्होंने ये बनाया कि अब जो भी व्यक्ति भारत के अंदर पैदा होगा
वो भारत का नागरिक नहीं होगा। उसके लिए शर्त ये होना ज़रूरी है कि उसके माँ बाप दोनों का भारतीय होना ज़रूरी है। इससे पहले कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक होता था, जो भारत में पैदा हो जाता था, वो भारत का नागरिक होता था। तो ये जो अड़चनें आई, ये अपने आप में एक बहुत सख्त कानून बना। बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये मानवता के ख़िलाफ़ है, लेकिन ये भी था कि ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था और इस तरह का कानून बनना ही चाहिए था। जब ये कानून बना तो इससे क्या हुआ कि हमारे साथ एक समस्या आके खड़ी हो गई। वो समस्या ये थी कि अब हम इसमें करें क्या, क्योंकि जो 1986 का हमारा कानून था, जिसमें राजीव गांधी जी ने कानून पास करा था कि जो भी 25 मार्च 1971 से पहले यहाँ पर आया हुआ है वो भारतीय हो जाएगा और उसके बाद वो भारतीय नहीं होगा 1986 के अंदर। तो जब ये कानून बन गया तो हमारे देश के अंदर जो जन्म के आधार पर जो भारतीय नागरिकता देने का आधार था वो ये था कि जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा हमारे देश के अंदर पैदा हो जाएगा वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन अगर वो बच्चा उन लोगों का हो जो अप्रवासी हैं, जो बाहर से घुसपैठिए लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, अगर उनका बच्चा हुआ तो फिर हमें मानवता के नाते उनके माँ बाप को भी यहाँ रहने की इजाज़त देनी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया गया, CAA अमेंडमेंट किया गया। उसके अंदर फिर ये कहा गया कि भाई अब जो है माँ या बाप दो में से कोई एक आदमी जो है वो भारतीय होना ज़रूरी है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आकर ये भी ख़त्म कर दिया कि माँ या बाप दोनों का होना अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए। अगर वो भारतीय हैं तभी जो है वो उनका बच्चा भारत का नागरिक होगा। अगर वो अवैध अप्रवासी नहीं है तो भारत का नागरिक बनेगा। अगर वो अवैध अप्रवासी हैं, उनका माँ या बाप दोनों में से कोई भी एक है, तो वो भारत का बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। यहाँ से अपने आप में एक ट्विस्ट आया 2019 की NRC को लेकर। और ये NRC जो थी, इसने तमाम उन लोगों के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया कि अब इनका होगा क्या, जो ये 19 लाख लोग हैं। और इसी को राहत देने के लिए 2019 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने एक कानून लेकर आए CAA, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जिसमें एक पाकिस्तान, एक अफ़गानिस्तान और एक बांग्लादेश, इन तीनों मुल्कों के जो प्रताड़ित 6 धर्मों के लोग हैं, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 धर्मों के लोगों को और इन 3 देशों के लोगों को हम नागरिकता देंगे। लेकिन इनके इसके कहने से तमाम लोगों में एक डर पैदा हो गया। जो 19 लाख लोग थे उनमें से बात ये आ गई कि इन 12 लाख लोगों को तो, चूँकि तीनों पड़ोसी देशों के लोग हैं और इन 6 धर्मों की कैटेगरी में आते हैं, इन लोगों को तो देश की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन बचे हुए 7 लाख लोग जो किसी दूसरे धर्म से हैं, जो इस धर्म में नहीं आते हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनको कैसे नागरिकता मिलेगी। और इसको लेकर सबके दिलों में एक डर और खौफ पैदा हो गया। वहीं दूसरी ओर असम के लोगों के बीच में, चूँकि उनका कोई मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं था, उनका मसला था बाहरी लोगों का, बाहरी बनाम मूल निवासी। उनको लग रहा है कि जो बाहरी बनाम मूल निवासी हैं, इसके अंदर बाहरी लोग तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको यहाँ इस देश की नागरिकता मिल जाएगी। इस तरह के सवालात बहुत खड़े हो जाते हैं इस CAA के आने पर। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि इसका होगा क्या। वहीं हमारे देश के जो दूसरे बड़े लोग हैं, जो स्कॉलर लोग हैं, उनका कहना यह है कि पूरे देश के अंदर NRC की जाएगी, पूरे देश के अंदर NRC होगी। अगर पूरे देश के अंदर NRC की जाएगी तो उससे पहले जो है वो जो एक प्रोसेस है, जिसको 2004 में कहा गया है कि NPR होगा, और NPR के माध्यम से ही हमारे पास NRC होगी। NPR करने के लिए जो हमारी जनगणना होती है, घर घर आके लोग मालूम करते हैं, उसी जनसंख्या के साथ, जनगणना के साथ ही हमारा एक NPR का डाटा तैयार कर लिया जाएगा। NPR का मतलब ये था कि जो भी 6 महीने तक जिस जगह पर रह रहा होगा, उसका रिकॉर्ड हम लिख लें, काउंट कर लें कि वो व्यक्ति यहाँ रह रहा है या नहीं रह रहा, चाहे वो भारतीय हो या वो गैर भारतीय हो। यानी चाहे जनगणना के साथ ही जो हमारे अध्यापक गण पूरे देश के अंदर जनगणना करते हैं, सेंसेक्स होता है, उसी के साथ ही NPR का रजिस्टर तैयार कर लिया जाएगा। और ये रजिस्टर जब तैयार किया जाएगा तो इसमें कुछ सवालात हमसे पूछे जाएंगे। पहली बार हमारा NPR रजिस्टर बन चुका है, जो 2010 के अंदर हमारे पास बना था। अब हमारा दूसरा NPR होना था, लेकिन वो कोविड की वजह से
दूसरा हमारा NPR रजिस्टर नहीं हुआ है और 16वीं जो हमारी जनगणना होनी थी वो जनगणना हमारी नहीं हुई है। इसके अंदर जब हमारा जो NPR होगा, इसके अंदर हमारे पास कुछ सवालात ख़ास तौर से पूछे जाएंगे, जिसमें हमारा नाम होगा, हमारा लिंग होगा, हमारी जन्म की तिथि होगी, हमारी उम्र होगी, वैवाहिक स्थिति होगी कि हम किस तरह से शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा, हमारा धर्म, हमारी मातृभाषा और हमारी शैक्षिक योग्यता कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। ये सवाल हमसे पूछे जाएंगे NPR के रजिस्ट्रेशन के अंदर। और ये भी पूछा जाएगा कि हमारा घर के मुखिया से क्या रिश्ता है। इसके साथ ही सवाल हमारे माता पिता का नाम पूछा जाएगा, हमारे जीवन साथी का नाम, पत्नी या पति का नाम पूछा जाएगा, जन्म का हमारा स्थान पूछा जाएगा, हमारी राष्ट्रीयता पूछी जाएगी और वो जो मौजूदा इस टाइम वर्तमान पता है उसके बारे में हमसे जानकारी ली जाएगी। ये भी पूछा जाएगा हमारे से कि हमारे पास पासपोर्ट है या नहीं है, हमारा आधार कार्ड, आधार नंबर, फ़ोन नंबर और इसके साथ साथ हमारा जो बायोमेट्रिक डाटा है वो बायोमेट्रिक डाटा अब चूँकि 2010 से पहले हमारे पास आधार कार्ड नहीं थे, लेकिन अब चूँकि तमाम देश के अंदर लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं तो बायोमेट्रिक डाटा हमारा आधार कार्ड से ही जुड़ जाएगा अगर चाहेंगे तो, वरना सरकार चाहेगी तो शायद बायोमेट्रिक डाटा की बात हो रही है कि बायोमेट्रिक डाटा नहीं लेंगे। लेकिन शायद बायोमेट्रिक डाटा ले या ना ले ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब NPR होगी तो उसमें बायोमेट्रिक डाटा होगा या नहीं होगा। तो इसमें जो मोटे मोटे सवाल हैं वो लगभग यही पूछे जाएंगे। इस तरह से लगभग ये 29 सवाल होंगे जिनके बारे में NPR के अंदर हमसे मोटे मोटे तौर पर पूछा जाएगा। हमें इसके अंदर जो है वो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम जो ये सवाल है वो बहुत ही बुनियादी स्तर के सवाल हैं जिनका जवाब देना बहुत आसान है और कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि हमें उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना है या इस डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना है। क्योंकि देश के अंदर इस वक्त इन कागजात को लेकर बहुत ही असमंज की स्थिति बनी हुई है कि हमें अपने कौन कौन से कागज़ तैयार करने चाहिए और कौन कौन से कागज़ तैयार नहीं करने चाहिए। इसका संबंध बहुत ज़्यादा जो जुड़ा हुआ है वो ये है कि हमारी जो पैदाइश है वो कहाँ हुई है, हमारा जन्म स्थान कहाँ है, हमारे माता पिता का जन्म स्थान कहाँ है, ये हमें मोटे मोटे तौर पर पता भी होना चाहिए, हमारी जानकारी में भी होना चाहिए। मैं इसमें सिर्फ एक यही सलाह दूंगा कि जो हमारे लोगों के पास कागजात हैं उन कागजात के अंदर वो तमाम कागज़ों का जो मिलान है वो एक जैसा कर लें। असल में होता क्या है कि ख़ास तौर से हमारे आधार कार्ड में कुछ और नाम होता है, हमारे पहचान पत्र में कुछ और नाम होता है, हमारे पैन कार्ड में कुछ और नाम होता है, वहीं हमारी जो जन्म की तिथियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, हमारे माँ बाप के नामों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये वक्त है हम इसके अंदर हम कोशिश करें कि हमारे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक जैसे नाम के हों, एक जैसी स्पेलिंग के हों, एक जैसी जन्म तिथि के हों, उनमें हमारे में कोई ऐसा डिफरेंस ना हो कि एक कागज़ किसी और जन्म तिथि से हो रहा है, एक कागज़ किसी और नाम से हो रहा है, उसमें पिता का नाम कुछ और है और किसी में माता का नाम कुछ और है। ये हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम अपने घर के अंदर पूरी एक चेकलिस्ट बनाएं, उस चेकलिस्ट में हम तमाम अपने नाम, अपने कागजात को लिखें कि ये हमारा आधार कार्ड, ये हमारा आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के अंदर मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है और मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। फिर हम पहचान पत्र लिखें, फिर पहचान पत्र के अंदर लिखें मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। ऐसे ही हम अपना पैन कार्ड, ऐसे ही हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस और ऐसे ही हम अपने स्कूल के कागज़ का पूरा एक चेकलिस्ट बना लें और उसमें हम देख लें कि कहाँ कहाँ पे हमारे इन कागजात में मिस्टेक आ रही है और जहाँ जहाँ मिस्टेक आ रही है, जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं, हम वक्त रहते उनको दुरुस्त कराएं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग इस बात को लेकर बहुत गंभीर हो रहे हैं कि अगर उनके नामों की स्पेलिंग में भी मिस्टेक होगी तो वो जो है शक के दायरे में आ जाएंगे, वो भारतीयता के दायरे से बाहर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये मात्र एक अफवाह है। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय रहते अगर हम अपने कागज़ों को अच्छा सा करा लेते हैं, कागज़ों को दुरुस्त करा लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जैसे मैं बता रहा था कि सेंसेक्स के साथ, जनगणना के साथ हमारा एक NPR डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा, NPR का एक रजिस्टर बना लिया जाएगा और उसी NPR के रजिस्टर के बाद जो है वो NRC अगर हुई तो NRC उसी NPR के रजिस्टर से हो जाएगी। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो 2004 के अंदर जो हमारा अधिनियम आया है CAA, उसके अंदर बाकायदा लिखा गया है कि NPR के बाद ही NRC होगी, NPR के बाद ही NRC होगी। NPR के रजिस्टर से ही हमारे पास एक NRC होगी, क्योंकि एक लोकल रजिस्ट्रार होगा, वो इसमें जो पटवारी लेवल तक का अधिकारी होगा वो इन तमाम
जो हमारे पास सूची आएंगी, जो पूरा डाटा आएगा, उन डाटाओं की जांच करेगा, क्योंकि वो अच्छे से जांच कर सकता है वो अधिकारी, और वो देख सकता है कि किन किन लोगों के नाम इसमें ठीक हैं या किन लोगों के नाम नहीं है, जिसको उसे लगेगा कि ये आदमी यहाँ का मूल निवासी, ये आदमी यहाँ का भारतीय नहीं है, इसे भारतीय होने में कहीं कोई शक है, तो वो उसके आगे डी लिख कर उसकी जाँच पड़ताल कर सकता है। ये एक बहुत बात की बात है, अभी कोई इस तरह की बात नहीं है कि हमें इससे बहुत घबराने की बात है। लेकिन हाँ, इससे पहले हमें ये पूरी कोशिश कर लेनी चाहिए कि जो हमारे नाम है, हमारे माता पिता के नाम है, वो ठीक ठाक हों, और हम अपने बच्चों के भी इसी तरीके से डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें कि उनमें भी, उनके भी कागजात में बिल्कुल सिमिलरिटी आ जाए, एक रूपता आ जाए, जिससे कि जब हम कभी इन कागज़ों को, इन डॉक्यूमेंट्स को पेश करने की बात करें या किसी को दिखाने की बात करें, तो वो हमारी एक समानता हो। और इससे सीए और एनआरसी या एनपीआर से अभी इतनी घबराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बहुत ही कोशिश की है कि बहुत ही डिटेल में जाकर आपको इसकी जानकारी दें। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ चाहिए, और आखिर वो किस तरह के सवाल हो सकते हैं, या आपके दिल में किसी भी तरह का कोई सवाल इससे रिलेटेड आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। हम उस आपको पर्सनली भी उसके बारे में जानकारी देकर कोशिश करेंगे कि आपकी संतुष्टि करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।